-50 डिग्री, जहां खून जम जाए, जिस्म गल जाए, जहां मौसम ही जान का दुश्मन बन जाए, वहां हमारे जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर डटे रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो -50 डिग्री का खौफ मिटाने वाली खबर है। इस खबर को देखने के बाद सेना नहीं, सियाचिन की सर्द को दर्द होगा। इस खबर को जानने के बाद -50 डिग्री में चीन के पसीने छूटेंगे। क्योंकि आ गया -50 डिग्री का महाराजा। अब जो हम आपसे कहेंगे उसे ध्यान से सुनिएगा। हमारे और आपके लिए 10 डिग्री की ठंड भी टॉर्चर की तरह होती है, लेकिन हमारी सेना के वो जवान जो -50 डिग्री की भीषण सर्दी में देश की रक्षा कर रहे होते हैं, सोचने वाली बात है वो किस तरह के हालात का सामना करते हैं। लेकिन आज उन जवानों के लिए जो बहुत मुश्किल हालात में देश की सरहदों पर हमारे और आपके लिए डटे रहते हैं, एक गुड न्यूज लेकर आए हैं हम। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने जवानों के लिए ऐसे कपड़े तैयार किए हैं जो -50 डिग्री की ठंड में भी सैनिकों को गर्मी का एहसास कराएं। ये शुद्ध तौर पर स्वदेशी कपड़े हैं जो न सिर्फ आरामदेह हैं बल्कि इनका रखरखाव भी बहुत ही आसान है और इन खास कपड़ों का वजन बहुत कम है, यानी इन्हें पहनकर सैनिक अपना काम बहुत आसानी से कर पाएंगे। DRDO ने इन कपड़ों को विशेष तकनीक से बनाया। 5 स्वदेशी कंपनियों को ऑर्डर दिया गया और वो जल्द इनका उत्पादन भी शुरू कर देंगे। अब तक ऐसे गर्म कपड़े हम विदेशों से खरीदते थे, लेकिन अब हमारे जवान अपने देश में बने कपड़े पहन पाएंगे। -50 डिग्री, जहां खून भी जम जाए, जिस्म गल जाए, जहां सर्द मौसम ही जान का दुश्मन बन जाए, वहां सबसे बड़े हथियार ऐसे कपड़े होते हैं जो ठंड की ही कपकपी निकाल दे। और देश हित में सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि सियाचिन के सर्द को हराने वाली स्वदेशी वर्दी आ गई। -50 डिग्री में गर्म रखने वाली स्वदेशी वर्दी आ गई। उन्नीस में जब भारत की चीन के साथ लड़ाई हुई थी, हिमालय की ऊंचाइयों में उस वक्त भारतीय सैनिकों के पास उतनी सर्दी में पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। उनके पास दूसरे विश्व युद्ध के जमाने के बरान कोट या ग्रेट कोट होते थे। धीरे धीरे सुधार शुरू हुआ और रुई भरे कोटों का जमाना आया, पारका कोटों का। बहुत भारी होते थे और ठंड से बचाने की क्षमता भी उनमें सीमित थी। सियाचिन ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो भारतीय सेना के लिए आर्कटिक गियर्स खरीदे गए थे यूरोपियन कंट्रीज से, लेकिन वो बहुत महंगे थे। आज भी भारतीय सेना मुख्यतः जो अपने सर्दियों में पहनने के हाई ऑल्टीट्यूड के और सुपर हाई ऑल्टीट्यूड के इलाके में पहनने के जो कपड़े हैं वो इंपोर्ट करती है। पिछले साल जब चीन के साथ तनाव शुरू हुआ तो भारतीय सेना को हाई ऑल्टीट्यूड में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में पहनने के लिए अच्छे कपड़े अमेरिका ने दिए थे। अमेरिकी कपड़ों से भारतीय सेना को लैस किया गया था ताकि वो उस ऊंचाई पर लड़ाई कर सके, रह सके। DRDO की एक लैब डिपास एक ऐसे कपड़ों के सेट के साथ सामने आई है जो सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भारतीय सैनिकों के लिए बहुत आरामदेह हैं और सर्दी से पूरी तौर पर सुरक्षा करते हैं। इन कपड़ों को भारतीय सेना को देने के लिए इनकी टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री को ट्रांसफर कर भी दिया गया है। गलवान की लड़ाई के बाद पूर्वी लद्दाख में भारत के 50,000 से भी ज्यादा जवान LAC पर तैनात हैं। वहां ठंड का तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे हालात में DRDO की ओर से बनाए गए ये कपड़े
जवानों को गर्म रखेंगे। ये कपड़े 3 लेयर में पहने जाते हैं और इन्हें 15 डिग्री से लेकर 0 से 50 डिग्री नीचे तक के तापमान पर आराम से पहना जा सकता है। हाई एल्टीट्यूड में कपड़े पहनने के लिए लेयर्स में कपड़े पहने जाते हैं ताकि अलग अलग तरीके की अलग अलग सर्दी से बचाव हो सके। सबसे नीचे ये इनर्स हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर इन्हीं इनर्स के ऊपर ये पहने जाएंगे और बहुत हाई एल्टीट्यूड में ये पहने जाएंगे, एक के ऊपर एक। हर कपड़ों के जो भी ये कपड़े हैं उनकी सर्दी से बचाव की क्षमता अलग अलग है और ये दावा किया गया है कि ये जो आखिरी जो सूट है तीसरा, तीनों को पहनने के बाद -50 डिग्री टेम्परेचर पर भी सैनिक आराम से रहेगा और बहुत अच्छे से अपनी फौजी ड्यूटी कर भी सकेगा। पहला लेयर आप +15 डिग्री में पहन सकते हैं। दूसरे लेयर की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब -20 डिग्री में हो और तीसरा लेयर पहनकर आप -50 डिग्री तक के तापमान में आसानी से रह सकते हैं। इसको पहनने के बाद तो ये लगता है कि इसको पहनकर चल पाना भी बहुत मुश्किल होगा। जैसे आप थोड़ा सा करके दिखाइए ना, जैसे हाथ आपको एक्सरसाइज करते हो क्या क्या होता है मोबिलिटी में, लेटरल बेंड भी कीजिए और पैर का भी कीजिएगा, नी पे थोड़ा चल के भी देखिए। कि हम लोग ये देखा है ड्यूरिंग ऑल द एक्टिविटीज़ के टाइम जो उसका मोबिलिटी जॉइंट का रिस्ट्रिक्शन है वो लेस देन 10% से भी कम है नॉर्मल कपड़ा के साथ। तो फिर इसी हिसाब से विद इन द लिमिट होते हैं, एक्सेप्टेबल है, ये ज़्यादा हिंडरेंस नहीं होती है। ये इसमें सबसे हम लोग ये किया गया है। इन कपड़ों को डिजाइन करने वाली DRDO की लैब DIPAS के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव वार्ष्णेय के मुताबिक कपड़ों को डिजाइन करने में शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकने के साथ साथ आराम का भी ध्यान रखा गया है ताकि लंबे अरसे तक इसे पहनकर ड्यूटी करने वाले सैनिकों को थकावट ना हो। इसका खास हुड भीषण सर्दी में भी चेहरे को पाले से बचाता है और बर्फबारी से भी। इनका वजन सेना की मांग के मुताबिक कम रखा गया है ताकि सैनिक को अपनी ड्यूटी करते समय अतिरिक्त दबाव ना पड़े। इसका जो वजन देखें, इसका वजन जो है 4.5 किलोग्राम से कम होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट थी आर्मी की। हमने करीबन इसको 4.2 kg इसका वेट है। और दूसरी बात यह है कि इसमें 3 लेयर है, तो अगर आप देखें तो इस लेयर का जो है इसको हम 15 डिग्री टेम्परेचर तक पहन सकते हैं, +15 डिग्री टेम्परेचर पे। और इसके ऊपर हम जो ये मिडिल लेयर है, इस मिडिल लेयर की जो खासियत, इस पर्टिकुलरली इस लेयर की अगर बात करें, इसकी खासियत है इसमें एंटी माइक्रोबियल है, एंटी एलर्जिक है और जो स्वेट जो आ रहा है आपका पसीना जो आ रहा है उसको सोख लेता है। तो इसका मतलब इसको आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि कपड़ों को धोना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर कपड़े रेगुलर इंटरवल पे धोए ना जाएं तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ये कपड़ा अगर मैं एक आम उसमें पूछूं, कितने दिनों तक इसका इस्तेमाल एक बार में हो सकता है? जितने दिन तक आप वहाँ पोस्टेड हैं उतने दिन तक इसको बिना धोए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल कोटिंग है, एंटी एलर्जिक है और आपको इसको धोने की जरूरत ही नहीं है। इन कपड़ों की लागत विदेशों से आयात किए जाने वाले कपड़ों से काफी कम है और इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। और भारतीय जवानों की जरूरत के हिसाब से तैयार ये कपड़े सियाचिन और लद्दाख जैसे भीषण ठंड वाले इलाकों में सबसे बड़े हथियार बनेंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। तो सियाचिन, जिसे कि दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड कहा जाता है, वहां हमारे जवानों के स्टे को थोड़ा सा आरामदायक बनाने की कोशिश आप इसे कह सकते हैं। और अब हम आपको कश्मीर में 13,000 फीट की ऊंचाई पर लेकर चलेंगे, जहां पर खून जमाने वाली ठंड में BSF के जवान तैयारी में जुटे हैं। इन्हें सर्दी से डर नहीं लगता, बल्कि मौसम और दुश्मन दोनों को इनसे डर लगता है। लहू नहीं, लफ्ज जम जाते हैं जहां, वहां ये उबलता जोश जवाने हिंद का है। किसी को कोई शक जाने के लिए तैयार है? कुदरत जब पहाड़ पर बर्फ का समंदर बना दे, जब मौसम जमीन पर सफेद चादर बिछा दे,
जब हिमालय पर सूरज की गर्मी भी समर्पण कर दे, तब हिंदुस्तान के कुछ जवान दुश्मनों की आहट पर आक्रमण के लिए तैयार हो रहे होते हैं। गेट नंबर 1 से आगे राइट साइड पर जो ट्रैक गया है, ट्रैक का इस्तेमाल करते हुए बाउंड नंबर 1। ये सीमा सुरक्षा बल की वो टुकड़ी है जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी संदिग्ध गतिविधि की खबर मिली है और इस टुकड़ी का कमांडर चंद मिनटों के अंदर दुश्मन की टोह में निकलने को तैयार हो जाता है। अगर एम्बुश होता है तो बताई गई ड्रिल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नंबर 2 राइफल ग्रुप डाउन। ब्रीफिंग खत्म होते ही जवान निकल पड़ते हैं। इनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार हैं। इनकी आंखों पर स्पेशल चश्मे हैं, शरीर पर स्पेशल क्लोथिंग और बुलेट प्रूफ शील्ड है और पांव में -15, -20 डिग्री के तापमान की चुनौती को रौंद डालने वाले स्पेशल बूट्स हैं। बर्फ में पांव घुटनों तक धंस जा रहे हैं। एक एक कदम चलना मुश्किल है, लेकिन जवान बढ़ते जाते हैं। इस वक्त हम नियंत्रण रेखा पर खड़े हैं और ये फॉरवर्ड पोस्ट है बीएसएफ की, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे पेट्रोलिंग हो रही है नियंत्रण रेखा की। और इस वक्त अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान माइनस में है, लेकिन रात का तापमान यहाँ -15 तक चला जाता है और यहाँ बर्फ़ की मात्रा जो है, जब पीक सीजन होता है विंटर्स का, तो 10 से 15 फीट की बर्फ़ जो है यहाँ जम जाती है। लेकिन ऐसे में भी बीएसएफ के ये जवान जो है देश की सुरक्षा करना नहीं भूलते हैं। यहाँ नियंत्रण रेखा पर लगातार वो 6-6 घंटे के बाद हर पार्टी जो निकलती है पेट्रोल करती है। पेट्रोलिंग के दौरान बर्फीली चोटियों पर बीएसएफ के जवान जो ट्रैक बना रहे थे, उसी के पीछे जी मीडिया की टीम भी कुछ दूर तक गई। जी मीडिया संवाददाता खालिद ने धर्मेंद्र नाम के जवान से पूछा कि इतनी हिम्मत कहां से आती है उनमें। सर, देश के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, दूसरी जान ले भी सकते हैं। देश के लिए बलिदान का ये जज्बा वही महसूस कर सकता है जो इस जगह पर मौजूद हो। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर अरुण बताते हैं कि इतना हाई मोराल मेंटेन कैसे होता है। एक तो सबसे पहले हमें देशभक्ति का वो जज्बा जो कि यहाँ पे हमारा मोराल और मोटिवेशन हमेशा अप रखता है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह जम्मू कश्मीर का वो इलाका है जहां सर्दियों में पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते हैं और इन्हीं दिनों में यहां कुदरत का भी कोल्ड अटैक होता है। एवलांच तक का खतरा होता है। देखा है कि ऐसी जो परिस्थितियां होती हैं, इनमें अक्सर एवलांच का भी खतरा रहता है, बर्फीले तूफान आते हैं, तो उस सब से निपटने के लिए भी क्या आपको सक्षम बनाया जाता है? जी, इस तरह की हमारी ट्रेनिंग है। एवलांच, इस इलाके में अक्सर एवलांच आने का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसी परिस्थिति में हमें परिस्थिति से निपटने के लिए हमें उस तरह की ट्रेनिंग ऑलरेडी मिली हुई होती है। इतनी ऊंचाई पर जब तापमान -15 डिग्री तक गिर जाए तो इंसान का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हवा में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, लेकिन बीएसएफ के इन जवानों को मौसम का मुकाबला करने के हर उपाय मुहैया कराए गए हैं। और आप देखिए कैसा ये पेट्रोल है, इनको जो ग्लासेस दिए गए हैं जिससे कि बर्फ में ये बच सकें। इनके शूज़ अगर आप देखें तो ये स्पेशल किस्म के शूज़ हैं जो बर्फ में इनको फ़ायदा देते हैं, चलने के लिए इनके पैरों को गर्म रखते हैं। और हथियार देखिए, इनके पास जो है नवीनतम हथियार दिए गए हैं ताकि ये दुश्मन से लोहा ले सके। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पूरे जो सीमा सुरक्षा बल है उनके जवानों को सक्षम बनाया गया है ताकि वो किसी भी परिस्थिति से निपट सके। मैं आले दर्जे की ट्रेनिंग दी गई है जिससे इस हालात से हम निपट सकते हैं। जीरो इन्फिल्ट्रेशन अगर हम कहें वो हुई है, वो इसी कारण है कि सेना, सीमा सुरक्षा बल इन सीमाओं की सुरक्षा में इन कठिन परिस्थितियों में भी लगे रहते हैं। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, फॉरवर्ड पोस्ट, गुलमर्ग। तो हमारी रिपोर्ट्स के माध्यम से हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने मुश्किल हालात में, कितने टेस्टिंग कंडीशंस में हमारे जवान डटे रहते हैं, दुश्मन के खिलाफ भी और मौसम के खिलाफ भी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बच्चों की वैक्सीन क्रांति की। भारत में आज से 15 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को वैक्सीन देने की शुरुआत हुई है।
और पहले दिन 39 लाख से ज्यादा लोगों को, बच्चों को ये वैक्सीन दी गई। शाम 7:30 तक 39,60,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की ये पहली खुराक दी गई और 7:30 बजे तक 50,28,000 से ज्यादा बच्चे कोविन पोर्टल पर वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। देश में 15 से 18 वर्ष की उम्र के बीच 10 करोड़ बच्चे हैं। बच्चों को कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है। इसके लिए आईडी प्रूफ के आधार पर बच्चों का स्कूल आईडी कार्ड या फिर बच्चों का आईडी कार्ड एक्सेप्ट किया जा रहा है, यानी उनके माता पिता को दिखाना होता है। और अब आपको दिखाते हैं वैक्सीनेशन के पहले दिन की ग्राउंड रिपोर्ट। मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि आज वैक्सीनेशन लगेगा। Yes, it's good for all health. हम बचेंगे इन सब से, कोविड से। बच्चों की वैक्सीन क्रांति। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, देश का हर वैक्सीनेशन सेंटर 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों से भरा रहा। वैक्सीनेशन के पहले दिन दिल्ली में 159 सेंटर पर वैक्सीन लगाई गई। लक्ष्मीनगर वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लेने वाली पहली छात्रा 16 साल की दिव्यांशी थी। दिव्यांशी की उम्र 16 वर्ष है और वो 11वीं कक्षा में पढ़ती है। अभी वैक्सीनेशन हुआ तो कितना मतलब ठीक लग रहा है? पेरेंट्स कितना उत्साहित हैं? इनफैक्ट मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने ही बोला था कि सबसे पहले तुमको ही लगानी है, सो दैट्स व्हाई मैं इधर आई थी। तो सबसे पहले जब मैम ने मुझे इन्फॉर्म किया तो भी मैंने मैम को ही बोला था, सबसे पहले मेरा नाम गया था, फिर आज मैंने लगवाई ली। आज आपने लगवाई? हाँ जी। पहले दिन का जो रिस्पांस है बच्चों की तरफ से वो काफ़ी अच्छा देखने मिल रहा है। आप इस तरफ देख पा रहे हैं कि जो बच्चे हैं जिनका टीकाकरण हो चुका है, जिन्हें अपनी पहली खुराक, अपनी पहली वैक्सीन डोज मिल चुकी है, वो यहाँ पर बैठे हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस था फर्स्ट डे, फर्स्ट डोज का? पहले ऐसा लगा कि कुछ हमें साइड इफ़ेक्ट सा लग सकता है, या तो लगेगा कुछ माइल्ड फीवर दिख सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ नहीं है। वो हमें क्रोसिन दिया है अभी, बोला अगर फीवर लगता है तो आप वो खा लेना। आधे घंटे तक अभी वेटिंग कर रहा है। वैक्सीनेशन हमारा हो चुका है अभी। पूरे कर्नाटका में 4000 से ज़्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी हैं। इस वक्त मैं ऐसे ही एक सेंटर पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में किशोर जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और वो इस वक्त वैक्सीनेशन करा रहे हैं। पहले मेरे फैमिली में सब लोग वैक्सीन ले चुके थे और मैं अकेला था, इसलिए मेरे को भी खुशी लगा क्योंकि सब सेफ होंगे। मैं स्कूल रोज जाता हूँ तो आई थॉट आई विल बी सेफ। मैंने अपने पापा के साथ डिस्कस किया और उन्होंने हाँ भरी और मैंने उनसे कहा कि कोविन ऐप पे रजिस्टर कर लेते हैं। उन्होंने किया और आज मैं इधर हूँ। पेरेंट्स को थोड़ा सा रिलीफ है कि अब उनके बच्चे जो है यहाँ पर वैक्सीनेट हो जाएंगे, लेकिन बच्चों में डर जरूर दिख रहा है। लेकिन उनके टीचर्स जो है वो लगातार उनको कह रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है कोरोना के खिलाफ जो जंग में उनका एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और वो सेफ हो जाएंगे। बहुत एक्साइटेड है, किंतु डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों? आपको सिरिंज से डर लगता है, नीडल से? और लेकिन आपके लिए अच्छा मौका होगा, आप दोस्तों से आज मिल पा रहे होंगे। काफी सालों बाद मेरे ख्याल से आप मिल पा रही है ना? हाँ। डर किस बात का लग रहा है? वैक्सीन का। सिरिंज का? हाँ। लेकिन आप सेफ हो जाएंगे इसके बाद, क्योंकि आप वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत क्या आप रिलैक्स्ड है कि आप अन्य लोगों की तरह आप भी वैक्सीनेटेड हो जाएंगे? हाँ, बहुत एक्साइटेड थी मैं। तो ये उत्साह देखने को आपको मिल रहा है कि जो बच्चे हैं यहाँ पर वो जोग दर जोग पहुँच रहे हैं। वहाँ पर उनको चेकअप होता है और उसके बाद यहाँ पर वो वैक्सीनेशन के लिए आते हैं। आप मुझे बताइए कि कहीं डर कुछ या खौफ तो नहीं? डर तो है थोड़ा सा, बिकॉज हर जगह बोलते हैं कि वैक्सीनेशन नहीं करनी चाहिए, ठीक नहीं है, इससे कुछ हो जाएगा इंसान को, तो डर तो था, कहीं ना कहीं डर था। लेकिन फिर भी आपने कराया तो आपको लगता है ये बेनिफिशियल है आपके लिए? तो मतलब मुझे लगा बेनिफिशियल, तभी तो मैंने कराया, तो इसलिए मुझे लगा कि बेनिफिशियल है, इसलिए मैंने करवा लिया। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके जैसे बच्चे हैं 15 to 18? 15 to 18 बच्चों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग वैक्सीन ज़रूर लीजिए। और मैक्सिमम अभी तो आया है 15-18 ईयर्स के बच्चों के लिए, उससे 15 के प्लस के लिए और 15 के कम के लिए और 18 से प्लस के लिए। तो ये पहली बार है, आपको ज़रूर लेना चाहिए।
कुल मिलाकर 15 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का पहला दिन उत्साह से भरपूर और उम्मीदें बढ़ाने वाला रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बच्चों के वैक्सीनेशन को आप वैक्सीनेशन 5.0 भी कह सकते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि वैक्सीनेशन का पहला चरण भारत में करीब 1 साल पहले 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई थी। और इसके बाद 1 मार्च 2021 को 60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी गई। दूसरे चरण में 45 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे लोग भी शामिल थे जो गंभीर रूप से बीमार थे। फिर थर्ड फेज आई, यानी तीसरे चरण की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2021 को, जब 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन देने की शुरुआत हुई। वैक्सीनेशन का चौथा चरण 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए शुरू हुआ और तारीख थी 1 मई 2021। और उसके बाद आज 15 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का 5वां चरण शुरू हो चुका है। ये वीडियो आपको भी परेशान करेगा। ये वीडियो आपको भी झकझोर देगा। चार साल की बच्ची पर कुत्तों का अटैक। आपके मोहल्ले सोसाइटी में भी वायलेंट किलर। शहर शहर डॉग हॉरर। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, और इसीलिए हमारी ये खबर हर उन माता पिता से जुड़ी है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनके बच्चे गली या मोहल्ले या फिर सोसाइटी में खेलने के लिए जाते हैं। पिछले दिनों भोपाल से एक ऐसी तस्वीर आई, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई भी, कि कैसे एक 4 साल की मासूम बच्ची को कुत्तों के झुंड ने घेर लिया और उसे नोचने लगे। गनीमत रही कि बच्ची बच गई, लेकिन उसके कान और शरीर पर कुत्तों ने गहरे जख्म दे दिए हैं। वक्त वक्त पर ऐसी तस्वीर देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आती रही हैं। भोपाल जैसी घटना को रोकने के लिए आवारा कुत्तों पर लगाम लगानी होगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाने वाला वीडियो भोपाल के अंजलि विहार का है। एक 4 साल की बच्ची दौड़ते हुए आती है। दरअसल वो कुत्तों के झुंड से बचने के लिए भागती है। बच्ची के पीछे 4 कुत्तों का झुंड दौड़ता हुआ आ रहा था। जब बच्ची को लगा कि अब कुत्तों से बचना आसान नहीं है, तो बच्ची वहीं रुक जाती है। इस बीच 5वां कुत्ता भी वहां आ जाता है। कुछ ही सेकंड में एक कुत्ता बच्ची का हाथ पकड़कर खींचता है, जिससे बच्ची वहीं गिर जाती है। इसके बाद 5 कुत्ते बच्ची पर हमला कर देते हैं। जमीन पर पड़ी बच्ची को कुत्ते नोचने लगते हैं। एक कुत्ता उसे सिर से पकड़कर खींचता है, तो एक कुत्ता उसे पैरों से पकड़कर खींचता है। करीब 15 सेकंड बाद एक युवक वहां आता है और कुत्तों को भगाता है, जिसके बाद डरी सहमी बच्ची रोते तड़पते वहां से उठती है। घटना 1 जनवरी शाम 4:16 की है। यह तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, लेकिन आवारा कुत्तों का आतंक समझने के लिए आपको यह तस्वीर दिखाना जरूरी है। अगर यह युवक यहां नहीं पहुंचता तो सोचिए इस बच्ची का क्या होता। 15 सेकंड के अंदर ही कुत्तों ने बच्ची को सिर, कान और हाथ में गहरे जख्म दे दिए। बच्ची के शरीर में भी कई जगहों पर चोट के निशान हैं। फिलहाल बच्ची खतरे के निशान से बाहर है। भोपाल में आवारा कुत्तों के आतंक की खतरनाक तस्वीर सामने आने के बावजूद शहर के कई इलाकों में आवारा कुत्तों पर कोई कंट्रोल नहीं है। इन्हें कंट्रोल करने की जिम्मेदारी नगर निगम पर है।
ये तस्वीरें राजधानी भोपाल के सबसे सुरक्षित और पॉश एरिया जहां पर मंत्री और विधायक निवास करते हैं वहां की हैं। प्रोफेसर कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते यहां पर नजर आ रहे हैं सड़क पर। फिर से तस्वीरें रिपीट हो सकती हैं क्योंकि नगर निगम ने उस घटना के बाद सीख नहीं लिए। आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम ने कोई कदम नहीं उठाया। यही वजह है कि ये आवारा कुत्ते सबसे सुरक्षित और पॉश एरिया में एक साथ झुंड में नजर आ रहे हैं। भोपाल की इस घटना का संज्ञान राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने कुत्तों के हमले की घटना पर नगर निगम कमिश्नर और भोपाल स्वास्थ्य विभाग से जवाब तलब किया है। मंदसौर से बीजेपी विधायक ने आवारा कुत्तों के आतंक का मुद्दा विधानसभा में भी उठाने का आश्वासन दिया है। की घटना ने मुझे फिर इस बात को लेकर के प्रेरित किया है कि नहीं, इस विषय को तो शासन के संज्ञान में, प्रशासन के संज्ञान में लाना ही चाहिए। इस विषय के संबंध में चूंकि शहरी क्षेत्र का भी मामला है, ग्रामीण क्षेत्र का भी मामला है, और मेरा विधानसभा का जो प्रश्न था वो महानगरों के हिसाब से, तो मैंने माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराया। फिर अगले सत्र में भी मैं इस मैटर को, इस विषय को उठाऊंगा। इससे पहले भी ऐसी कई तस्वीरें अलग अलग शहरों से सामने आई हैं जब सड़कों पर आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चों पर हमला किया है। कई घटनाओं में तो बच्चों की मौत तक हो गई है। सिर्फ आवारा कुत्ते ही नहीं, ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जब पालतू कुत्तों ने भी बच्चों को अपने खूंखार दांतों से जख्मी किया है। बीते साल गाजियाबाद की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में एक पालतू जर्मन शेफर्ड डॉग ने 2 भाई बहनों पर हमला कर दिया था, जिसमें दोनों घायल हो गए थे। बीते साल ही जयपुर में एक पालतू पिटबुल डॉग ने 11 साल के बच्चे पर हमला कर दिया था, जिसमें बच्चे को 20 गहरे जख्म मिले थे और करीब 80 टांके लगाने पड़े थे। सड़क पर आवारा कुत्तों की आबादी करीब करीब हर शहर के हर दूसरे मोहल्ले या सोसाइटी की समस्या है। कुत्तों की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए नगर निगम या स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न होने से भी आवारा कुत्तों के आतंक की घटनाएं बढ़ी हैं। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो इस तरह से गली मोहल्ले या फिर सोसाइटी में खेलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हमारा पर्पस, हमारा मकसद आपको और सतर्क करना था। देश हित में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की खबर अगली, जिस पाकिस्तान ने तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जे में मदद की थी, अब वही तालिबान पाकिस्तान को डसने के लिए तैयार है। तालिबानी लड़ाकों ने अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगाए गए तारबंदी को ही उखाड़ दिया। अब सवाल है कि क्या तालिबान पाकिस्तान पर कब्जे की ओर बढ़ रहा है और इसीलिए उसे कोई बॉर्डर मंजूर नहीं। जिस तालिबान को पाला पोसा, जिस तालिबान को ट्रेनिंग दी, जिस तालिबान के आतंक की पर्देदारी की, अब वही तालिबान दिखा रहा है आंख। डूरंड लाइन पर पाकिस्तान तालिबान का दंगल, आईएसआई का गेम प्लान या तालिबान का खेल। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान में खलबली मचाई हुई है। डूरंड लाइन पर तारबंदी उखाड़ते तालिबान लड़ाकों की इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान में लोग आग बबूला हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा यानी डूरंड लाइन पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान डूरंड लाइन पर बाड़ लगाना चाहता है, लेकिन तालिबानी ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। ये तस्वीरें 22 दिसंबर की बताई जा रही हैं। अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत में 15 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तानी सेना कांटेदार तार लगवा रही थी। तालिबान लड़ाकों ने इसका विरोध किया, लेकिन पाकिस्तानी सेना के जवान नहीं माने, जिसके बाद तालिबानी लड़ाकों ने एक ट्रक के जरिए तारों और खंभों को उखाड़कर फेंक दिया। कल तक जिन तस्वीरों को तालिबान और पाकिस्तान के बीच घमासान बताया जा रहा था, आज उस पर एक नया नैरेटिव सामने आया है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने इस वीडियो पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। ट्वीट के जरिए सालेह ने इसे आईएसआई का खेल करार दिया है। अमरुल्लाह सालेह ने लिखा है,
कुछ वीडियो में तालिबानियों द्वारा डूरन लाइन पर पाकिस्तान की तरफ से की गई तारबंदी को हटाते हुए फिल्माया गया है। ये तालिबानियों को राष्ट्रीय पहचान की भावना देने की आईएसआई की कोशिश है। आईएसआई मुल्ला हैबतुल्लाह का काम स्वयं कर रही है। ऐसे में सीमा पर बाड़बंदी की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन को लेकर लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है, पर तालिबान राज में पाकिस्तान को इस विवाद के सुलझने की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद के उलट डूरन लाइन पर दंगल छिड़ा है। तो सवाल यह है कि क्या ये आईएसआई का गेम प्लान है या फिर अफगानिस्तान में पाकिस्तान का गेम ओवर हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान में दिक्कतें थमने का नाम ही नहीं लेती, चाहे उसके वो अपने पड़ोसियों के साथ विवाद हो या फिर इंटरनल सिक्योरिटी का मामला या फिर जनता से जुड़े हुए कंसर्न्स। हमारी अगली खबर देश हित में है, पंजाब से। पंजाब की एक दिव्यांग बेटी इंसाफ मांग रही है। दरअसल मलिका हांडा इनका नाम, एक दिव्यांग चेस खिलाड़ी है। मलिका यह आरोप लगा रही है कि पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरी और कैश अवार्ड देने का वादा किया, लेकिन अब सरकार अपने वादे से मुकर गई। एक दिव्यांग खिलाड़ी इशारों में पंजाब सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार अभी भी खामोश है। कांग्रेस के नेता अलका लांबा ने यह कहते हुए नमक छिड़क दिया कि वो नौकरी की जगह मलिका को सिर्फ इनाम देंगे। वीडियो में ये लड़की कुछ मेडल्स के साथ नजर आ रही है। लड़की कुछ बोलने और समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुदरत ने उसे बोलने और सुनने की क्षमता नहीं दी है। इस कमी से बढ़कर इन्हें एक ऐसा हुनर मिला है जिसके दम पर इन्होंने देश के लिए कई मेडल्स जीते हैं। ये मलिका हांडा हैं। पंजाब के जालंधर की रहने वाली मलिका हांडा एक चेस प्लेयर हैं, जो सिर्फ प्लेयर नहीं बल्कि चैंपियन हैं। इंटरनेशनल डेफ चेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है मलिका हांडा। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए मेडल जीते हैं। इनकी उपलब्धियों के बावजूद मलिका न्याय के लिए इशारों से अपनी आवाज बुलंद कर रही है। मलिका का आरोप है कि पंजाब सरकार ने उन्हें सरकारी नौकरी और कैश अवार्ड देने का वायदा किया था, लेकिन अब पंजाब सरकार अपने वायदे से मुकर रही है। मलिका का आरोप है कि मौजूदा खेल मंत्री परगट सिंह ने कहा है कि वायदा पिछले खेल मंत्री ने किया था, मौजूदा सरकार ने नहीं। चूंकि सरकार के पास बधिर खिलाड़ियों के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, इसलिए मलिका को नौकरी और कैश अवार्ड नहीं मिल सकता है। मैं यही सरकार से पूछना चाहती हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से खास करके पूछना चाहती हूँ कि जब आपने वादा किया था मलिका को कैश अवार्ड देने का या जो भी उसका राइट है जॉब का, तो आपने ये नहीं देखा था कि पॉलिसी है नहीं इन बच्चों के लिए, और पॉलिसी में कितना टाइम लगेगा? अभी 5 साल तो बीत रहे हैं, तो पॉलिसी तो अभी तक नहीं बनी है। मलिका हांडा के परिवार के आरोप गंभीर है। जिस पंजाब में खिलाड़ी और फौजियों का सम्मान सबसे ज्यादा है, जिस पंजाब में खेलों और खिलाड़ियों के लिए सरकारी सुविधाओं में पैसे की कमी नहीं आने दी जाती, उस पंजाब में एक दिव्यांग महिला खिलाड़ी के लिए क्या नियम कायदे बदले नहीं जा सकते? पॉलिसी तो बिना कई बार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੜਕੀ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟ ਕਰੂੰਗਾ। मलिका हांडा से कांग्रेस की महिला नेता अलका लांबा ने हमदर्दी दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने भी हक दिलाने के बजाय खिलाड़ी को इनाम का झुंझुना पकड़ाने का वायदा कर दिया। सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, समय कम है, प्रक्रिया हो सकती है लंबी हो जाए सरकारी नौकरी की, पर जो उनको हम लोग सम्मान राशि दे रहे हैं जिसमें सबको मिला, उनको क्यों नहीं मिला, क्या कारण है? लेकिन आज उनके पिताजी और उनको विश्वास दिलाया गया, परगट सिंह से मीटिंग हुई है आज, मुझे जहाँ तक जानकारी है, उस बेटी को न्याय मिलेगा, उस बेटी का हक मिलेगा। पंजाब चुनाव में लगातार मुफ्त चीजों का वायदा किया जा रहा है। सिद्धू ने चुनाव जीतने पर 2000 रुपए प्रति महिला कैश देने का वायदा किया है। प्रियंका गांधी भी चुनाव में महिलाओं पर फोकस कर रही हैं, लेकिन मलिका हांडा को उसका हक दिलाने पर ना तो प्रियंका गांधी कुछ बोल रही हैं और ना ही नवजोत सिंह सिद्धू। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोचने वाली बात यह भी है कि परगट सिंह खुद एक खिलाड़ी रहे हैं और एक दूसरे खिलाड़ी को वो इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। इंतजार है सभी को कि कब उसे न्याय मिलेगा। और अब एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए जी न्यूज़। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.